किसकी बनेगी सरकार हिमाचल प्रदेश में, ये सवाल लेकर शिमला में मौजूद हैं हम। और आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश का चुनाव हो या आने वाला गुजरात का चुनाव, बीजेपी और कांग्रेस ने खास तौर पर, वैसे तो आम आदमी पार्टी भी है, लेकिन इन दोनों पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, प्रतिष्ठा का सवाल बना रखा है इन चुनावों को लेकर। और कांग्रेस पार्टी के लिए तो ये प्रतिष्ठा से आगे बढ़कर अगर कहें तो एक स्तर पर कहीं ना कहीं अस्तित्व का सवाल भी है। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी अब केवल 2 राज्यों में सिमट कर रह गई है, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में। इस बार उसको पूरी उम्मीद है कि कम से कम हिमाचल प्रदेश में जरूर वो अपना झंडा गाड़ेगी। गुजरात की लड़ाई पर भी हम आगे बात करेंगे। और इसके लिए प्रचार में अपनी हर पार्टी ने अपने हर पत्ते को उतारा है, हर कार्ड चला है। वो हर नेता जो अपनी पार्टी के लिए वोट जुटा सकता है, चाहे दूर से उसको बुलाना पड़े, बुलाया है। वो सभाएं कर रहे हैं, दोनों पार्टियों पर एक साथ लागू होती बात है। और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से एक बड़े खास मेहमान है, सचिन पायलट जी। स्वागत कीजिए जोरदार तालियों के साथ उनका। राजस्थान से चलकर हिमाचल प्रदेश दूर पहुंचे सचिन जी अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए। पहले तो आप हिमाचल प्रदेश आए हैं। हम जब बीजेपी के नेताओं से बात कर रहे हैं ऑफ रिकॉर्ड भी, तो वो ये कहते हैं कि हाँ, बड़ा कठिन टास्क है कि आप, कहना आसान है कि रिवाज बदलें, लेकिन फिर भी एक उम्मीद है उनके मन में कि हाँ, हम इस बार इतिहास रचेंगे। आप घूम रहे हैं ज़मीन पर, लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या फीडबैक है? जो आपने कहा कि भाजपा के साथी अगर सोचते हैं कि बड़ा मुश्किल है, तो ठीक सोच रहे हैं, क्योंकि अगर सरकार दोबारा रिपीट करनी है तो जो ठाकुर साहब की सरकार के काम थे 5 साल के, अगर उन कामों से लोग संतुष्ट होते या अपने आप को वो कॉन्फिडेंट महसूस करते तो लगता कि हम दोबारा सरकार बनाएंगे। लेकिन जिस तरह मैं देख रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, गृह मंत्री जी, सब लोग इतने छोटे से स्टेट में लगातार रोज़ आके मीटिंग्स कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि हमारी हालत नाजुक है। उनका कुछ फीडबैक उनके पास होगा, लेकिन प्रदेश में एक बदलाव की लहर है, ये बिल्कुल दिख रहा है। और जैसे से 12 नवंबर पास आएगा, ये और तेज़ी से सामने आएगा हकीकत कि 5 साल की सरकार के कार्यकाल से लोग खुश नहीं हैं। जहाँ तक आपने कहा कि हमारी पार्टी का सवाल है, हर चुनाव में हर पार्टी पूरी ताकत लगाती है, लेकिन जब जो पार्टी सरकार में है उसको तो अपने काम के दम पर वोट मांगना चाहिए। बनस्पत राष्ट्रीय नेताओं के या राज्य के बाहर के मुद्दों के आधार पर वोट मांगें, तो कहीं ना कहीं नर्वसनेस मुझे लग रही है भाजपा के पक्ष में। और ये चुनाव मुझे लग रहा है कांग्रेस पार्टी अच्छे बहुमत के साथ जीतेगी। देखिए, लेकिन बीजेपी ये कहती है कि, और ये बात सच भी है एक मायने में देखें तो, कि वो तो हर चुनाव को पूरी ताकत के साथ ही लड़ते हैं, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव हो उसमें भी। और जहां तक कि प्रधानमंत्री की बात, वो उनके ट्रम्प कार्ड हैं। वो कहते हैं हम अगर प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जैसी शख्सियत है, तो हम क्यों उनकी मदद न लें, उनके नाम पर अगर हमको वोट मिलता है तो। जो आप बात आप कह रहे हैं, ठीक है, वो आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। मैं बहुत लोगों से पूछता हूं कि भाई गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, बहुत लोगों को पता ही नहीं उनका नाम क्या है, वहाँ के सिटिंग चीफ मिनिस्टर का। तो इतना ओवरशैडो तभी हो पाता है जब उनको नीचे से मामला अपना ढीला लगता है। अगर कोई स्ट्रांग सरकार चलाए, अपना उसके पास परफॉर्मेंस करके रिपोर्ट कार्ड अच्छी हो, तो उसके काम बोलेगा ना। व्यक्ति को ट्रम्प कार्ड की जरूरत तब पड़ती है जब बाकी सब फेल हो जाता है। तो इतना तो लोग मान रहे हैं कि सब नीचे के साथ फेल हो चुका है, तभी ट्रम्प कार्ड हम यूज कर रहे हैं बार बार। लेकिन फिर ये तो सचिन जी सब पे लागू होगा ना, फिर ये तो पुरानी वीरभद्र सिंह जी की सरकार पे भी लागू होगा कि भाई वो भी फेल हो गए थे, तभी वीरभद्र जी, जब भी हमारी सरकार कांग्रेस की रही, वीरभद्र जी मुख्यमंत्री रहे, तो प्रमुखतः उनके नाम, उनके चेहरे, उनके काम, उनकी रिपोर्ट कार्ड पर हमने चुनाव लड़ा। हम सब सपोर्ट करने आए होंगे, मैं हर बार हिमाचल आया हूँ कैंपेन करने के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री का एक अपना अस्तित्व होता है, उसकी एक पहचान होती है, उसकी एक छाप प्रदेश में होती है। वो राजा वीरभद्र सिंह जी की इतनी मजबूत थी कि आज तक लोग उनको याद कर रहे हैं, उनके कामों को, उनका जो अनुभव रहा। तो वो कंपेयर हम नहीं कर सकते ठाकुर साहब को। लेकिन फिर भी उनको जो मौका मिला, पहली बात तो लगातार बाई इलेक्शन हारे, मंडी का लोकसभा चुनाव हारे, उनका खुद का जिला वो हारे, तो तब से ही भाजपा के खेमे में ये नर्वसनेस थी कि हम कैसे करेंगे। फिर हम लोगों ने जो कैंपेन किया, जो कैंडिडेट्स दिए हैं, जो हमने मैनिफेस्टो बनाया कांग्रेस पार्टी ने, वो सब जनता को प्रभावित कर रहा है। इसलिए चुनाव धीरे धीरे और कांग्रेस के पक्ष में आ रहा है। देखिए, जैसे आपने खुद ही कहा कि वीरभद्र जी की एक बहुत बड़ी लेगेसी है और आपके पास स्टेट का सबसे बड़ा चेहरा वो थे, बल्कि उनकी पहचान जो थी हिमाचल के बाहर भी थी, लेकिन अब वो नहीं है। दुख की बात है, हमारे बीच अब वो नहीं रहे, लेकिन उसका एक बहुत बड़ी भरपाई जो कांग्रेस पार्टी को करनी पड़ेगी, और चेहरा नहीं है आपके पास। हमारे पीसीसी के प्रेसिडेंट हैं, हमारे सीएलपी के लीडर हैं, हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, तो हमारे पास टैलेंट की और एक्सपीरियंस की कमी नहीं है। और मल्टीपल ऐसे चेहरे हैं जिसको हम जब बहुमत मिलेगा उनमें से एक को हम लोग पार्टी और एमएलए चुनकर नियुक्त करेंगे। बात सत्ताधारी दल की है, इनका जो चेहरा है, इनके जो मुख्यमंत्री हैं,
उनके ऊपर कॉन्फिडेंस भाजपा के हिमाचल के नेताओं का नहीं है। और जो घमासान मचा हुआ है, जो बागी खड़े हुए हैं, बड़े बड़े नेता फ़ोन कर रहे हैं, बागियों को मनाने के लिए फ़ोन कर रहे हैं, वो मान नहीं रहे हैं। तो नड्डा साहब का क्योंकि होम स्टेट है, आपस में बहुत खिंचाव तनाव है, एक पूर्व मुख्यमंत्री का टिकट ही काट दिया, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है। तो ये सारा जो हो रहा है भाजपा के अंदर, ये इस बात का एक रिफ्लेक्शन है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है गवर्नेंस में और पार्टी सरकार के कोऑर्डिनेशन में। अब इश्तिहार लेकर, पैसा खर्च कर कर माहौल बनाना, भाषण देना, संसाधन डिप्लॉय करना, वो अलग बात है। उससे आप ऊपरी तौर पर एक मैनेज कर सकते हो, लेकिन धरातल पर जो सेंटिमेंट है, जो फीडबैक है, जो लोगों का मन है, और हिमाचल मुझे लगता है मूलतः कांग्रेस को पसंद करता है। ठीक है, हम चुनाव हार गए, पिछली बार सरकार भाजपा की बन गई, लेकिन इस इलाके में जब इस राज्य का निर्माण हुआ था, उसमें इंदिरा गांधी जी की क्या भूमिका थी, विपक्ष ने उस टाइम क्या कहा, क्या किया, सब जानते हैं। इसलिए इलेक्शन हम हमेशा लड़ते हैं एक सकारात्मक एजेंडा के ऊपर। आज भी हम लोगों ने, आज बीजेपी ने अपना एक संकल्प पत्र जारी किया है। उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने 5 साल में क्या क्या किया है, वो तो और आगे वादे दिखा रहे हैं, वो पोस्टपोन कर रहे हैं अकाउंटेबिलिटी को। वो तो हर सरकार कहती है ना, आपकी सरकारें भी जहाँ चुनाव में जाती हैं कहती हैं हमने अपने वादे पूरे किए, वो कहते हैं हमने ये तो 5 साल में कर दिया है, अब अगले 5 साल में उसका जज ना तो आप, हम पब्लिक जज होती है। बिल्कुल ठीक बात। और अगर सरकार रिपीट होती है, दैट मींस पीपल आर हैप्पी विद द वर्क। अच्छा, इतना बताएं कि आपको क्या आपको नहीं लगता कि वाकई नरेंद्र मोदी एक ऐसा चेहरा है और बीजेपी के पास एक ऐसा हथियार है चुनाव में उतारने के लिए जिसका प्रभाव पड़ता है, उनकी अपील का कुछ ना कुछ असर, पॉजिटिव असर पड़ता है? देश के जो भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनका प्रभाव पड़ा ही है। मैं नहीं कहता हूं हमें किसी को कम या ज़्यादा आंकना चाहिए। मेरा लिमिटेड पॉइंट ये है कि अगर आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार 5 साल काम कर रही है, जितना मजबूती से आप प्रोजेक्ट करते हो, अगर उतना दम नहीं है, तभी तो आपको प्रधानमंत्री का सहारा लेना पड़ रहा है। आपकी बात ठीक है, वो भाजपा के नेता हैं, वो प्रचार कर सकते हैं, लेकिन जो मेरा अपना अनुभव रहा, पिछले कुछ दिनों में मैंने कैंपेन किया है यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने एक डेस्परेशन में सभी को, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री को बुलाया है, क्योंकि स्टेट का जो लीडरशिप है उस पर जनता का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है। देखिए, उसमें बीजेपी की जो लीडरशिप है वो ये कहती है, वो खुलकर उन्होंने इस बात को प्रचारित किया है कि जयराम ठाकुर जी मंत्री हैं रहे, उनके रहेंगे, उस पर क्लैरिटी है। वो कहते हैं इसमें कोई कहीं कंफ्यूजन नहीं है, जयराम ठाकुर ही चेहरा है हमारा स्टेट का। मोदी जी का चेहरा उनसे बहुत बड़ा चेहरा है, वो कद बहुत बड़ा है, तो इसीलिए पोस्टर में मोदी जी की तस्वीर जो है सबसे बड़ी दिखाई देती है, लेकिन जयराम जी उसमें गौण हो गए या है ही नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा मैंने नहीं कहा। मैं तो उतना कहना चाह रहा हूँ कि आपने नाम प्रधानमंत्री जी का लिया जी। प्रधानमंत्री जी ने तो कैंपेन राजस्थान में भी किया था, छत्तीसगढ़ में भी किया था, मध्य प्रदेश में भी किया था, तो वहाँ तो कांग्रेस पार्टी जीती थी। उन्होंने पंजाब में कैंपेन किया, वहाँ आम आदमी पार्टी जीती। तो ऐसा नहीं है कि जिसके पैर पड़ जाए धरती पर फिर सारी जनता वोट कर देती है। लोकतंत्र में उतार चढ़ाव आता है, हार जीत होती रहती है, और हमें लगता है कि चुनाव लड़ना चाहिए मुद्दों पे, ना कि पर्सनैलिटी पे। पर्सनैलिटी तब कारगर है जब उसका कुछ आउटपुट है, उसका ज़मीन पे कुछ एग्जीक्यूशन है, क्रियान्वयन है। इसलिए हम लोगों ने जो बातें बोली हैं, हमने 1 लाख नौकरियों का वादा किया है, हमने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का बात की, हमने महिलाओं को 1500 रुपये का भत्ता देने की बात की, और सबसे महत्वपूर्ण हमने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का यहाँ पे वादा किया है, और लोगों ने इसको पसंद किया है। अब ओल्ड पेंशन स्कीम को हमने हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने लागू किया है, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में। भारतीय जनता पार्टी ना तो हाँ बोलने की स्थिति में, ना बोलने की स्थिति में है, क्योंकि वो जानते हैं बड़ा एक भावनात्मक मुद्दा है, सेंसिटिव इशू है, कर्मचारी इसको, उनकी फैमिली एक्सपेक्ट करते हैं। आप कह भी नहीं पा रहे हैं, मना भी नहीं कर पा रहे हैं, तो अधर में फंस जाते हैं। आप समझ रहे? तो इसलिए ये इश्यूज़ को लोगों ने एक्सेप्ट किया है, जो हमने पब्लिक के सामने अपना एजेंडा रखा है। 5 साल हमारा क्या ब्लूप्रिंट होगा, हम कैसे गवर्नेंस देंगे। सिर्फ सत्ता में आ जाए उसका क्या मतलब है? हमारा जो डेफिसिट हो रहा है हिमाचल में, इतना डेट हो गया है, हाँ इन्वेस्टमेंट रुक गया, नौकरियाँ लग नहीं रही हैं, उद्योग ठप पड़े हैं, अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। सो फिजिकल मैनेजमेंट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोगों को कैसे हम इंसेंटिवाइज करें, वो सब यहाँ तो बस यूनिफॉर्म सिविल कोड, मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, इस प्रकार की बात। अच्छा, मैं ओपीएस की बात करता हूँ आपसे। आपकी पार्टी ने खुलकर कहा कि हम आएंगे तो पहली कैबिनेट बैठक के अंदर हमारा ये निर्णय हो जाएगा कि हम सभी सरकारी नौकरीधारियों को उनकी पेंशन लौटाएंगे, वापस करेंगे। पैसा कहाँ से आएगा? अभी आप खुद कह रहे थे कि फिस्कल डिसिप्लिन होना चाहिए, आपने कहा हिमाचल में वो नहीं है। अभी हजारों करोड़ रुपए की बात है जो आप कह रहे हैं। मैंने कहा मिसमैनेजमेंट है। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो रूलिंग पार्टी का एक काम करने का तरीका है, उसमें ना तो ये रेवेन्यू क्रिएट कर पा रहे हैं, ना टैक्स कलेक्शन को बढ़ा पा रहे हैं, ना निवेश हो पा रहा है, ना नया उद्योग लग पा रहा है, ना इंडस्ट्री हो रही है। जब तक आप वेल्थ क्रिएट नहीं करेंगे सरकार की, और आप एक
देखिए, पैसा और रिसोर्स जो है इसको मैनेज करना पड़ता है, लेकिन आपकी अगर प्रायोरिटी है तो आप कर सकते हैं। लेकिन आप मिसमैनेजमेंट करें, लगातार डेट लेते रहें और आप स्टेट की अर्निंग्स को ख़त्म कर दें। आपने जो जीएसटी इंप्लीमेंट किया है बड़ा फॉल्टी है, मैं मानता हूँ। तो फाइनेंशियल गवर्नेंस जो है वो कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने बहुत पहले से किया है, और लोग कंपेयर करते हैं कि कांग्रेस गवर्नमेंट में हिमाचल में ये आया और ये नहीं आया। इसलिए मैं जो हमने कहा है बहुत सोच समझ के किया है, हमने पूरा रिव्यू किया है, एसेस किया है, और ये बहुत जिम्मेदार पार्टी है। हम लोग ऐसे ही वादे नहीं कर रहे हैं, हम लोग करेंगे, इसलिए हमने वादा किया। नहीं, ये वादे आपने आपके राज्य में भी किए हुए हैं, राजस्थान में भी किए हुए हैं, तो वहाँ पे लागू हो गई? बिल्कुल लागू है, राजस्थान में लागू है, छत्तीसगढ़ में लागू है, और हमने कहा हिमाचल में हम 100% लागू करेंगे। बल्कि मैं तो ओपनली कहता हूँ कि भाजपा की जहाँ सरकारें हैं, अगर इतना जन कल्याणकारी आपका योजना है और आप चाहते हैं, आपको भी लागू करनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक आज उम्मीद करती है, एक्सपेक्ट करती है। और आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं? आपकी प्रायोरिटी है, इतने सारे मैंने नारे सुने पिछले 8 साल में, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया, फिट इंडिया, वेकअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मतलब हर नारा खत्म होता है, नया आ जाता है। उसका धरातल पर क्या है? नौकरी कितनी आ गई है? महंगाई को कंट्रोल किसने किया है? इन्वेस्टमेंट कहाँ पे हो रहा है? कुपोषण में, अनएम्प्लॉयमेंट में भारत का रैंक हमेशा गिरता चला जा रहा है। और हमारी सरकार जब केंद्र में थी तो हमने राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, नरेगा, ये कानून बनाए थे। ये लोग सरकार में आए तो उन्होंने गैस का सिलेंडर 1200 का कर दिया, नोटबंदी लेकर आ गए, जीएसटी ऐसे लगाई है, अब खाने पे, चपाती पे, पकौड़े पे, सब पे जीएसटी लगाए जा रहे हैं। सो इस केंद्र सरकार का भी जो फिस्कल मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा डगमगा रहा है। और आप नहीं बोल सकते कि नोटबंदी के बाद लॉकडाउन हो गया, कोरोना काल आ गया, ऐसा नहीं है। इतना बड़ा मुल्क है, इतना आपने कानून बनाए, तो 3 कानून बनाए, किसानों के खिलाफ बनाए, 1 साल तक लोग धरने बैठे रहे, हज़ारों सैकड़ों लोग परेशान हुए, फिर हमें विड्रॉ कर लिया। तो देखिए, लोगों को, पब्लिक बहुत समझदार है, वो कुछ बोले ना, लेकिन असेस तो करते हैं ना कि आपके राज्य में आपने क्या किया। भाषण दिए, स्लोगन दिए, इश्तिहार दिए, मीडिया मैनेजमेंट किया, लंबी लंबी बातें बोली, लेकिन पब्लिक को क्या मिला? 2 करोड़ रोजगार मिल गए, काला धन आ गया, करप्शन खत्म हो गया। ऐसा नहीं है। आप अमृतकाल मनाएं, आप 75 साल देश के मनाएं, आप खरबों रुपए इश्तिहार में खर्च करें, लेकिन गृहिणी की जेब में कितना पैसा आ रहा है? कितने लोगों को, पढ़े लिखे शिक्षित बच्चों को नौकरियां मिल रही हैं? ये सब सवाल जनता पूछ रही है। सचिन जी, चाहे नोटबंदी की बात हो, चाहे जीएसटी की बात हो, चाहे उसके बाद कोविड आ गया उसकी बात हो, इसके बावजूद चुनाव दर चुनाव भाजपा चुनाव जीत रही है। वो जनरल इलेक्शन भी जीत रहे हैं, वो असेंबली के इलेक्शन भी जीत रहे हैं। जीत रही है तो हम पूछना बंद कर दें? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। तो आप तो लेकिन अगर जनता जज है, जैसा आपने कहा, बात सुनिए, चुनाव में हार जीत हो गई, उसको हम बड़ी विनम्रता से स्वीकार करते हैं। हम हारे, तुम जीते, कोई बात नहीं, लेकिन लोकतंत्र में मेरा अधिकार है, मेरी जिम्मेदारी है, मेरी ड्यूटी है, मैं सवाल पूछूं, अकाउंटेबिलिटी तय करूं और पारदर्शिता की डिमांड करूं। लोकतंत्र का तराजू हमेशा बैलेंस रहना चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं सब कुछ किया, लेकिन फिर बीजेपी जीत गए तो आप सरेंडर हो जाओ। नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। आपने कहा था जनता जज होती है। हाँ। तो जनता अपना फैसला तो चुनाव में बताएगी ना, तो होगा ना, चुनाव में फैसला बता रही है। अब 12 तारीख को फिर जज करने वाले हैं, ये तो खत्म होने वाला नहीं, 12 तारीख को जो भी जनता, जो जनार्दन जज है, उसका फैसला सबको मानना पड़ेगा। मैं जिस बात से सहमत नहीं हूं कि अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो आपको ब्लैंक चेक नहीं मिल गया मनमानी करने का, कि आप संस्थानों को खोखला कर दें। आप जो 70 साल में जिन इंस्टीट्यूशंस को हमने पोषित कर यहाँ तक पहुँचाया, उस सब को आप पंगु बना दें, या आप इन्फ्लुएंस, प्रभाव का इस्तेमाल कर अपनी मनमानी करें। हमारी जुडिशरी, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारा इलेक्शन कमीशन, ये सब बिल्कुल दे आर अबव पार्टी एंड पावर पॉलिटिक्स ना, दे शुड बी सीन टू बी लाइक दैट। अभी कहीं के संकेत मिलते हैं कि कुछ दबाव में लोग काम कर रहे हैं। अब कोई माने या ना माने, लेकिन जनता इस बात को समझ रही है। इसलिए चुनाव जीत जाना, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे 425 एमपी कांग्रेस पार्टी के थे, भाजपा के 2 एमपी थे। हमने तो नहीं कहा हम भाजपा मुक्त कर देंगे, विपक्ष को सुनेंगे नहीं, बात ही नहीं करेंगे। तो ये जो रवैया है, ये भी बहुत ज़्यादा लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। डेमोक्रेसी में क्या होता है, हार जीत एक पार्ट ऑफ गेम है। आप हारें जीतें, लेकिन देश आगे है, हमें प्रायोरिटी और राष्ट्र हित में तो सबसे कंसल्ट करना चाहिए। डिबेट हो, डिलिब्रेशन हो, संवाद हो, चर्चा हो, तो एक अच्छा हल निकल कर आता है। आप सुने ही ना, मनमानी करते रहें और बोले हम तो सब कुछ ठीक कर रहे हैं, गलती करके भी ठीक करते रहें। ये 3 कृषि कानून बने थे, पहले तो सारे बीजेपी एमपी की ड्यूटी लगा दी, जाओ प्रचार करो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। 1 साल बाद का हम विड्रॉ कर रहे हैं, ना बताया लागू क्यों किया, ना बताया विड्रॉ क्यों किया। तो ऐसे तो ना लोकतंत्र चलता है। आप पार्लियामेंट में जवाब दें, लोगों के सवालों का उनको सेटिस्फाई करें। तो ये हिमाचल के जो चुनाव हैं, ये पूरा देश देख रहा है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि ये छोटा स्टेट है, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ का जो जनादेश जाएगा, उसमें लोग आकलन करेंगे कि पब्लिक इज़ अ थिंकिंग पब्लिक। तो वोटिंग जो पब्लिक है, वो जज्बात भी उनके अंदर है, आस्था भी है, लेकिन भविष्य की चिंता भी है। तो ये बात सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी की नहीं है, बात राजनीति में एक
डेमोक्रेसी को जिंदा और मजबूत रखने के लिए हम लोगों को सवाल पूछने का अधिकार होना चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए, और बहुमत का मतलब नहीं है कि एक तरफा कार्रवाई हो। ये मेरा बड़ा एक छोटा सा विनम्र निवेदन है। नहीं, आपकी बातें बिल्कुल ठीक हैं और ये जिम्मेदारी भी है, आपकी भी जिम्मेदारी है, इसके ये दायित्व मीडिया का भी है कि वो सवाल पूछे, सवाल उठाए। लेकिन जब आप कहते हैं कि आज हर संस्था जो है वो दबी हुई है, हर संस्था के अंदर इंक्रोचमेंट हो गया है, उसमें सब बीजेपी आरएसएस विचारधारा वाले लोग बिठा दिए गए हैं, तो जुडिशरी में ऐसा हो गया, ये काम इलेक्शन कमीशन में हो गया, ये काम मीडिया के अंदर हो गया। अब ये तो भाजपा आप बोल पूछती रहे है, हैं भाई, मैंने ऐसा बोला क्या? जो बोल रहे हैं नहीं, राहुल जी कहते हैं, ये राहुल गांधी कहते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, देखिए, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, दे हैव टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली, बट दे हैव टू बी सीन टू बी फंक्शनिंग इंडिपेंडेंटली। आप समझिए, परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है देश के अंदर। तो जो संस्थाएं हैं, ये किसी एक दल, एक नेता, एक विचारधारा की नहीं है। तो वो अगर ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल हैं और पारदर्शी हैं तो उनको दिखना भी चाहिए। मैं सवाल इसलिए उठाता हूँ क्योंकि कभी कभी लोगों के जहन में ये अंदेशा होता है, और ये मेरे अकेले के नहीं है, ये देश में बहुत लोग पूछते हैं कि भाई जो हमारे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस थे, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, क्या वो इतनी ओपन और फ्रीली ऑपरेट कर पा रहे हैं? ये सवाल है। इसका कोई जनता अल्टीमेटली जज करेगी क्या है क्या नहीं, लेकिन मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं आदर्श है या इनविजिबल है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई दबाव होगा और है। ये मेरा अपना आकलन है। बाकी अगर लोगों को लगता है कि हम लोग गलत सब कुछ कह रहे हैं तो पब्लिक अपना वोट करेगी। तो राहुल गांधी जी इन्हीं विषयों को लेकर भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि वो जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां क्यों नहीं जा रहे? हिमाचल में तो अब वोटिंग की नौबत आने वाली है 5-6 दिनों के अंदर। राहुल जी एक बार भी नहीं आए। देखिए, ऐसा है, साल में 12 महीने होते हैं और यात्रा 5.5 महीने की है। आप साल में से कोई से 5 महीने उठा लो, कभी ना कभी चुनाव तो आएगा ही। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी या हम में से कहीं कोई किसी भी चुनाव को लाइटली लेता है। राहुल गांधी जी लाइटली नहीं लेते हैं, लेकिन वो जो यात्रा निकाल रहे हैं वो वोट लेने के लिए नहीं कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है, इट इज़ नॉट अ पॉलिटिकल यात्रा। लेकिन इस देश में जो माहौल निर्मित हुआ है, टकराव का, आपसी जो संवाद होते थे पहले अलग अलग पार्टीज़ के लोगों के, वो कम हुई, उसमें कमी आई है। जो एक टॉलरेंस थी, जो एक आपस में प्यार की भावना थी, जो एक द्वेष की भावना आ गई है, उसको ख़त्म करके सबको साथ कैसे जोड़ा जाए। मतलब अलग अलग, कभी कोई मॉब लिंचिंग हो रहा है, कभी कोई किसी को, मतलब एक गुस्सा सा समाज में देखने को मिलता था, एक टकराव कहीं ना कहीं पैदा हो जाता था और कुछ लोग उसको प्रेरित करते थे। तो राहुल जी अगर यात्रा पर निकले हैं तो इन मुद्दों को लेकर निकले हैं कि हमारी, जैसे मैंने कहा इनिशियली, कि हमारे इंस्टीट्यूशंस इंडिपेंडेंट हो, डेमोक्रेसी स्ट्रांग हो, हारे जीते कोई भी, लेकिन गेम का जो रूल्स हैं गेम के, वो ओपन ट्रांसपेरेंट हो और सबको साथ लेकर जाएं। अगर हम चल रहे हैं, लोगों के साथ मिल रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, बच्चों से, किसानों से, एनजीओ से, अलग लोगों से, उनकी बातों को सुन रहे हैं, जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, असलियत को देख रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, इसमें किसी का क्या बिगड़ रहा है? उसमें भी लोगों को कमी दिखती है। नहीं, बीजेपी ये कहती है कि राहुल गांधी जी हो या कांग्रेस पार्टी हो, वो इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं कि जैसे दो टीमों का मैच चल रहा है, मान लीजिए बीजेपी और कांग्रेस का मैच चल रहा है और कांग्रेस मैच हार गई तो अंपायर के ऊपर उंगली उठा देंगे कि अंपायर बेईमान है। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा ना हम करना चाहते हैं, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने कहा, हार जीत तो होती रहती है राजनीति में। हम बहुत चुनाव जीते हैं, कुछ चुनाव हारे भी होंगे, लेकिन हार जीत पार्ट नहीं। मेरा तो सिर्फ लिमिटेड पॉइंट ये है कि आपने कहा आज हिमाचल में चर्चा करनी, तो मैंने कहा कि पार्टी इन पावर, उसका काम बोलना चाहिए। अभी भी अगर आप आगे की बात कर रहे हो, आप दिल्ली के लोग बुला के यहाँ पे लोगों को मोटिवेट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन बैकफुट पे है। ये मेरा कहना था। जहाँ तक आपने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी की बात है, हम 2 लगातार चुनाव हारे हैं, लेकिन आप मत भूलिए कि हम 2 चुनाव जीते भी हैं, 2004, 2009 में। तो चुनाव हार जीत होती रहती है, लेकिन हमारी जमहूरियत, हमारी डेमोक्रेसी, हमारा विश्वास भविष्य में इस देश के लोकतंत्र में बना रहना चाहिए आगे की पीढ़ियों के लिए। बिकॉज वी आर सेटिंग एन एग्जाम्पल फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। हम लोग जो कह रहे हैं, कर रहे हैं, उसको लोग बहुत देखते हैं, पैनी नज़र से देखते हैं। तो हम जो व्यवहार है, बर्ताव है, हमारी कार्यप्रणाली है, हमारा जो आचरण है, हमारी जो बोली है, वो ऐसी होनी चाहिए ताकि वी कैन ऑल बी प्राउड। और मैं हमेशा बोलता हूँ, ऐसी भाषा, ऐसे शब्द किसी और के लिए प्रयोग नहीं करे जाने चाहिए जो आपको खुद को सुनने में पीड़ा हो अपने बारे में। तो मैं बहुत आलोचना करता हूँ, मैंने बहुत लोगों का विरोध भी किया है और जम के किया है। मैं विपक्ष में था 5 साल, कांग्रेस का अध्यक्ष राजस्थान के अंदर 5 साल मैंने हमारी बीजेपी के मुख्यमंत्री को चैन से सोने नहीं दिया। लेकिन किसी के मान सम्मान में व्यक्तिगत और किसी के ऊपर इस प्रकार की भाषा, टिक्का टिप्पणी करना, ये मैं समझता हूँ हमारे संस्कार और समाज में होना नहीं चाहिए। बिकॉज हम लड़ किस ले रहे हैं भाई?
आप दूसरी पार्टी में, हम लड़ रहे हैं कि हम आपकी जनता की सेवा बेहतर कौन कर सकता है, ये तो झगड़ा है। लेकिन इसको पर्सनलाइज बना देना, इसमें अटैक करना, कैरेक्टर असैसिनेट करना, एजेंसीज को लगा देना, दुरुपयोग करना, छवि को धूमिल करना, उस तरह की राजनीति मैं समझता हूँ लॉन्ग रन के लिए और भविष्य की पीढ़ियों के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। सचिन जी, भी आपने कहा कि राजस्थान में नेता अपनी पार्टी के अध्यक्ष होते हुए 5 साल आपने बीजेपी की सरकार को सोने ही नहीं दिया। लोग कह रहे हैं कि आप तो अभी भी अपनी पार्टी की सरकार को सोने नहीं दे रहे, अशोक गहलोत को सोने नहीं दे रहे। ऐसा नहीं है, मुझे लगता है हम लोग, कांग्रेस की सरकार हमारी है, 4 साल हमारी सरकार को पूरे हो गए हैं और हम दोबारा चुनाव में जा रहे हैं 12 महीने के बाद। और जैसा हिमाचल में होता है ऐसा राजस्थान में भी होता है। और मैं समझता हूँ कि अगर हम अभी से काम करेंगे और जो हमने वादे किए हैं, जिस तरह हम अभी काम कर रहे हैं, इसको और पुख्ता करेंगे तो 12 महीने बाद कांग्रेस की सरकार दोबारा बन सकती है। और हम सबका लक्ष्य एक ही है, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, चाहे मैं हूं, चाहे कोई और, कि हम सरकार को रिपीट कैसे कराएं। अभी से हम लोग सोच रहे हैं। इसलिए इफ वी टेक द राइट स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन विच वी आर ऑलरेडी डूइंग, हम सरकार रिपीट कर सकते हैं। ये बात सरकार रिपीट करने की आपने ठीक कहा। हिमाचल में जैसे रिवाज बदलने की बात भाजपा कर रही है, वैसा रिवाज आपको भी बदलना पड़ेगा अगर आपको अपनी सरकार बनानी है राजस्थान के अंदर। लेकिन वहां पर सरकार रिपीट करने के लिए लड़ाई हो रही है या मुख्यमंत्री रिपीट करने के लिए लड़ाई हो रही है, ये समझ में नहीं। भाई जब सरकार बनती है, जब पिछली बार हम सरकार हमने बनाई थी, विपक्ष में थे, हम सब चुनाव लड़े और पार्टी प्रेसिडेंट के बाद चुनाव हमने निर्णय छोड़ दिया था कि कौन लीड करेगा सरकार को। पार्टी ने निर्णय लिया था। अब हम जब दोबारा चुनाव में जा रहे हैं, कांग्रेस को बहुमत मिलेगा, उसके बाद तय करेंगे क्या होगा। लेकिन ज़रूरी ये है कि हमारी सरकार कांग्रेस की अगर रिपीट हो सकती है हरियाणा के अंदर, हिमाचल के अंदर, दिल्ली के अंदर, असम के अंदर, कोई कारण नहीं है कि हम लोग राजस्थान में रिपीट ना कर सकें। इसलिए हम लोग पूरी ताकत से काम कर रहे हैं और मजबूती से काम करेंगे तो निश्चित रूप से रिपीट करेंगे। सचिन जी, मैं आपसे एक सवाल अब बड़ा खुलकर पूछना चाहता हूं क्योंकि लोगों के मन में तो है, अभी तक आप नहीं पूछे थे खुलकर, अभी आप संकोच कर रहे थे। ये थोड़ा ऐसा सवाल है जो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मुझे जवाब भी उतना ही खुलकर मिलेगा। क्या कभी भी कांग्रेस लीडरशिप ने सचिन पायलट से ये वादा किया है कि आप राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे अगर हम जीत गए, या इन 5 सालों के बीच भी? किया हो या ना किया हो, मैं आपको इस प्रोग्राम में क्यों बताऊंगा, मुझे बताइए। मैंने तो इसलिए उम्मीद जताई थी। नहीं, उम्मीद नहीं। आप भाई मुझे वादा किया नहीं किया और किसने किया, कब किया, नहीं किया, ये तो मेरी और लीडरशिप के बीच की बात है ना। आप इसे डिनाई भी नहीं कर रहे। मैंने कहा मैं किया है नहीं किया, मैं आपको क्यों बताऊं। ये हमारी पार्टी के अंदर, बाकी दलों में नहीं होता होगा, हमारे यहाँ खुल के बात होती है और हम लोग एक दूसरे को सारी बात बोल सकते हैं, कह सकते हैं। और मुझे जो सुझाव देने थे मैंने खुल के मेरी पार्टी लीडरशिप को दिए हैं और उन्होंने उस सुझाव को एक्सेप्ट कर कुछ कदम भी उठाए हैं ताकि हम लोग दोबारा अपने आप को मजबूत करके रीइलेक्ट करा पाएँ 2023 के चुनाव के अंदर। और मैं समझता हूँ इसमें कोई छुपाने वाली बात है ही नहीं। लेकिन क्या निर्णय लेना है, कब लेना है, ये लीडरशिप का काम है। हम तो अपनी बात रह सकते हैं क्योंकि धरातल पे जो सेंटिमेंट है, हम कैसे और बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा स्कोप रहता है बेहतर करने का। और पब्लिक का कॉन्फिडेंस जीतने के लिए मैं समझता हूँ राजस्थान में हमारे पक्ष में माहौल है, हमने अच्छा काम किया है, लेकिन उसको सुनिश्चित करने के लिए और कुछ भी अगर करना पड़ेगा हमारी पार्टी करेगी। सचिन जी, आपकी और आपकी पार्टी की लीडरशिप के बीच की बात तो खैर आप नहीं डिस्क्लोज करना चाहते, आपका अधिकार है, लेकिन जो सार्वजनिक तौर पर दिख रहा है उस पर तो मैं चाहूँगा कि आप बोलें। सवाल ये उठा कि अशोक गहलोत साहब को चुनाव लड़ना है कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट का, उनको उससे इस्तीफा देना चाहिए नहीं देना चाहिए तय करने के लिए पार्टी की CLP की मीटिंग बुलाई जा रही थी, विधायक दल की बैठक बुलाई जा रही थी। ओपन रिबेलियन हो गया उसके अंदर। मुख्यमंत्री के घर पर मेरे ख्याल आप भी उस वक्त भी मौजूद थे, इंतजार होता रहा, वो दर्जनों विधायक वहां आए ही नहीं, उन पर अनुशासनहीनता के आरोप भी लगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। और ये सब कुछ शायद पहली बार ऐसा होते देखा किसी ने। तो सवाल क्या है आपका? सवाल ये कि इसके बारे में आपको कहना क्या है? देखिए, इसके बारे में खुद मुख्यमंत्री जी ने हमारी उस समय की कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया जी से मिले थे और उन्होंने उसके बारे में अपोलोजाइज़ किया है, पब्लिकली अपोलोजाइज़ किया है। और जो हमारी डिसिप्लिनरी कमेटी है उसने नोटिस दिया है कुछ साथियों को कि भाई आपने ऐसा किया, क्यों किया, जवाब मांगा है। और AICC और डिसिप्लिनरी कमेटी इस पर समय रहते एक्शन भी लेगी। और मुझे लगता है कि जो CLP की मीटिंग, जैसा आपने सही कहा, मीटिंग कॉल की थी और मीटिंग नहीं हो पाई थी उस समय, तो उसके बारे में मुख्यमंत्री जी ने खुद ही कहा है कि भाई मैं एक्सेप्ट करता हूं और उन्होंने इसके बारे में अपोलोजाइज़ किया है, पब्लिकली अपोलोजाइज़ किया है। तो लगा था मामला वहां पर खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री ने एक सभा में मुख्यमंत्री जी की तारीफ कर दी, कहा कि हम सब में सबसे सीनियर मुख्यमंत्री थे। उसके बाद आपने कहा कि ऐसी तारीफ
प्रधानमंत्री ने गुलाम नबी आज़ाद की भी की थी और देखिए बाद में क्या हुआ। तो लोगों ने ये ओपन तुलना लगी कि आप अशोक गहलोत को बता रहे हैं कि ये भी गुलाम नबी आज़ाद की राह चलना नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने तो कहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर हमें चुनाव गुजरात के जीतने हैं, हमें हिमाचल के चुनाव जीतने हैं, इसलिए संवाद राजनीतिक हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि कब कहाँ पर चुनाव हैं, पब्लिक परसेप्शन क्या जा रहा है। इतना मैंने कहा था कि भाई पब्लिक परसेप्शन क्या है, इसका भी हम लोगों को बड़ा माइंडफुल रहना चाहिए। मतलब कि अगर प्रधानमंत्री कांग्रेस के मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए परसेप्शन में ठीक नहीं है। मैंने कहा ना, चुनाव का समय है, हम बॉर्डर का इलाका था वो जहाँ पे मीटिंग हुई थी, और प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के लिए या गुजरात के लिए ऐसी कोई घोषणा करी नहीं जिसकी मुझको उम्मीद थी, जो मैं चाहता था वो करें वो, लेकिन उन्होंने जो वहाँ पे कहा उसके बारे में जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया। अच्छा, मैं आपसे अब अभी हमने हिमाचल के बारे में बात की, आपके बाद हिमाचल के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, वहाँ आपने भी जो सवाल उठाए वो भी उनसे पूछे जाएंगे, उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, उनसे भी बात होगी। मैं आपसे कांग्रेस पार्टी की बात करना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी को नई लीडरशिप मिली है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब नए प्रेसिडेंट बने हैं। अब इसमें पुराने कांग्रेसियों ने भी और जाहिर है आपके विरोधियों ने भी सवाल उठाए हैं कि भाई मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी प्रेसिडेंट, एक पोस्ट तो वो क्रिएट हो गई कि उस पोस्ट पर तो वो पहुंच गए, वो उनको एक लेटर हेड मिल जाएगा, लेकिन स्टैंप किसकी होगी उस पर? राहुल गांधी की होगी, प्रियंका जी की होगी, सोनिया जी की होगी, किसकी होगी? देखिए, जहाँ तक राहुल जी की बात है, उन्होंने खुद कहा कि राहुल जी का खुद का रोल क्या होगा ये खड़गे साहब तय करेंगे। हमारी पार्टी में जो अध्यक्ष बनता है उसके निर्देश अनुसार सभी लोग काम करते हैं, लेकिन क्योंकि सोनिया जी निवर्तमान वर्ष अध्यक्ष रहीं, 18-20 साल अध्यक्ष रहीं, ऑब्वियसली उनकी गाइडेंस उनको मिलेगी, और हम सब के लिए जो अध्यक्ष हमारा रोल तय करेंगे उस काम को हम लोग करेंगे। तो ये जो हमारे विरोधी बार बार कहते हैं खड़गे साहब के बारे में, मल्लिकार्जुन खड़गे जी लोकसभा में विपक्षी नेता रहे, राज्यसभा में लीडर ऑपोजिशन रहे, 9 बार विधायक रहे, पीसीसी प्रेसिडेंट रहे, मतलब उन्होंने 52 साल के राजनीतिक करियर में 9 चुनाव जीते हैं, हर पद पे वो रहे। एक दलित समाज से आते हुए भी उन्होंने अपने आप को पहले कांग्रेसी माना, और उनके काम, उनके अनुभव को देखकर 9000 कांग्रेस के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने उनको वोट डाला है। इससे ज़्यादा क्रेडिबल और कहाँ चुनाव हो सकता है, मुझे बताइए। भारतीय जनता पार्टी में चुनाव होता है, हमारे आपके हिमाचल के नड्डा साहब अध्यक्ष हैं, उनका नामांकन कब हुआ, उनको वोट किसने डाला, उनका नाम रखा किसने, कौन खिलाफ उनके लड़ा नहीं, किसी को मालूम ही नहीं है। हमारे यहाँ चुनाव होता है, आप हमसे सवाल पूछते हो कि ये चुनाव स्टैंप है, क्रेडिबल है, नहीं है। मैं कह रहा हूँ चुनाव हुआ, 9000 लोगों ने अलग अलग सीक्रेट बॉलेट डाला, गिनती हुई, थरूर साहब खड़े हुए, उनको 1000 वोट मिले, ओपन ट्रांसपेरेंट चुनाव हुआ है। तो खड़गे साहब के पास एक मॉरल अथॉरिटी है और पॉलिटिकल अथॉरिटी भी है, और वो उनको आप कमज़ोर मत आंकिए। मैं जानता हूँ खड़गे साहब को, वो बहुत कड़क आदमी है, बड़े मजबूत आदमी है, और वो अपनी मन की करेंगे, सबसे सलाह करेंगे, करनी भी चाहिए। लेकिन कांग्रेस में अगर चुनाव हुआ तो उसको मैं समझता हूँ देश के लोकतंत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी पार्टी में चुनाव हो रहा है, कोई भी लड़ सकता था, 2 लोग लड़े, एक जीता, और लोगों ने अपने विवेक से वोट डाला ना, किसी के कहने पर डाला नहीं वोट। ये अब ये तय करना मुश्किल है कि किसी के कहने पर डाला है, 9000 लोगों को आप असम, केरला, पौंडीचेरी जाके बोल सकते हो फलां के लिए वोट डालो, और सीक्रेट बैलेट है। देखिए, ये बात मेरी कहने की नहीं है, ये तो आपने सब लोगों से सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा। वोट डाल के आया हूं। लोग ये आप डेलीगेट होंगे तो आपने वोट डाला, लेकिन लोग कहते हैं कि भाई जब खड़गे साहब की ये बारे में क्लियर हो गया कि ये गांधी परिवार की चॉइस है, तो वोट पड़ नहीं थे उनको, बात खत्म हो गई। ऐसा है, कोई जो उनके सामने लड़े शशि थरूर जी, उन्होंने खुद कहा कि सोनिया जी ने थरूर साहब को भी कहा कि हमारा कोई ऑफिशियल अनऑफिशियल कैंडिडेट नहीं है, जो लड़ेगा जीत के आएगा उसको हम अध्यक्ष मानेंगे। और देखिए, पद की गरिमा होती है, एक प्रोटोकॉल होता है, तो मुझे लगता है कि आपको सेलिब्रेट करना चाहिए, बल्कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को तो हमसे सीखना, उदाहरण देखना चाहिए कि यहाँ चुनाव हो रहा है। बाकी कौन सा दल है जो चुनाव कराता है, मुझे बताइए। राष्ट्रीय दल ओपन चुनाव कराता हो, ऐसे बक्से गए, राज्यों के राजधानी में वोट पड़े, मतगणना हुई, मत गिनती हुई, जो ज़्यादा वोट पाए वो चुनाव जीत के आए हैं। तो मुझे लगता है खड़गे साहब एक बहुत अनुभवी और एक बहुत समझदार जननेता हैं, और उन्होंने उनकी उम्र 80 साल हो सकती है, लेकिन काम करने में, ट्रैवल करने में, पार्टी के लिए मेहनत करने में कोई कमी छोड़ते नहीं। मैं ये सवाल इसीलिए उठा रहा हूँ आपसे क्योंकि चुनाव के ठीक बाद या पहले, मैं हो सकता है थोड़ा तिथियाँ इधर उधर हों, लेकिन पी चिदम्बरम साहब ने एक आर्टिकल लिखा अखबार में, देश के बड़े जाने माने अखबार में, उसमें उन्होंने ये कहा कि एक पार्टी की लीडरशिप होती है जिसमें वो राहुल गांधी को रखते हैं, और एक पार्टी संगठन की लीडरशिप होती है, इसमें जो चुनाव जीता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब वो लीडर हैं। तो यहाँ कन्फ्यूजन पैदा होती है कि आप गाइडिंग फोर्स तो आपके राहुल गांधी हैं, तो अब गाइडिंग फोर्स राहुल गांधी है तो पार्टी तो उनके कहने पे चलेगी ना। ऐसा नहीं,
आइडियोलॉजिकली वो भी अध्यक्ष हमारी पार्टी के रह चुके हैं, राहुल गांधी जी। अगर खरगे साहब या मैं या कोई भी राहुल जी से या सोनी जी से कुछ बात करते हैं, उनके अनुभव का लाभ लेते हैं, उनसे एडवाइस लेते हैं, तो उसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। लेकिन अध्यक्ष तो एक ही होता है, एंड अध्यक्ष इज अध्यक्ष। प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी इज AICC प्रेसिडेंट, हिज वर्ड विल प्रिवेल। वो जो कहेंगे वही होगा। लेकिन सुझाव सबसे लेंगे, कार्य समिति के मेंबर से लेंगे, मुझसे लेंगे और सबसे लेंगे, चर्चा करेंगे। तो ये तो एक हेल्दी संवाद हर डेमोक्रेसी पार्टी में होना भी चाहिए। इसमें किसी को बुरा क्यों लगना चाहिए। अच्छा, अगर हम पूछते भी हैं चलो, तो किसी को क्या आपत्ति है। अगर हम किसी अपने नेता से पूछते हैं, बात करते हैं, चर्चा करते हैं, एडवाइस लेते हैं, तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। हम तो नहीं पूछते कि नड्डा साहब कितनी बार बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर से या अमित शाह जी से। करो, आपकी पार्टी है, 100 बार करो। आप तो नहीं पूछ सकते ना, पूछना आएंगे आप उनसे। नहीं, पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे। ये आरोप तो आपकी पार्टी उन पर लगा रही है ना। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो अपनी पार्टी की बात बता रहा हूँ आपको। हमारे यहाँ पे ओपन चुनाव हुआ, वो चुनाव जीते, उनका 5 साल का कार्यकाल है। पूरी ताकत के साथ हम उनको मदद करेंगे, आगे पार्टी को। और खड़गे साहब उसी ताकत के साथ अपनी पोस्ट के साथ न्याय भी करेंगे, आप कह रहे हैं। बिल्कुल करेंगे। अच्छा, ठीक है। अब एक लार्जर पिक्चर में ऑपोजिशन के का जो रोल कांग्रेस पार्टी का है, उस पर एक दबाव सा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले तो अब चुनावी जीत की, हम हार जीत की बात कर चुके हैं, लेकिन वो मैटर तो करती है किसी भी पार्टी के लिए। आपको राज्य जीतने पड़ते हैं, अपनी एक माहौल बनाकर रखना पड़ता है देश में, जो कांग्रेस फिलहाल नहीं कर पा रही। अब उसके ऊपर आम आदमी पार्टी भी आ गई, और जहां जहां मौका दिखता है कि कांग्रेस पार्टी कमजोर हो रही है, वहां पर अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी को खड़ा कर देते हैं। पंजाब इसका सबसे ताजा उदाहरण है। अब वो गुजरात पहुंच गए, वो हिमाचल भी आ रहे हैं। तो आपको खतरा है कांग्रेस पार्टी को एक ऐसे स्टार्टअप से जो सिर्फ 10 साल पुरानी पार्टी है। देखिए, पार्टियां तो बहुत सारी बनी हैं और बिगड़ी हैं। भारतीय जनता पार्टी का जन्म 1984 में हुआ था। कांग्रेस 130 साल पुरानी पार्टी है, 130 ईयर ओल्ड पार्टी है। मैं हिमाचल में बहुत घुमा हूँ, मुझे तो कहीं यहाँ लगाने की फाइट 2 पार्टी के अलावा किसी और के साथ है। इट इज़ अ कांग्रेस बीजेपी हेड टू हेड फाइट इन हिमाचल प्रदेश। बाकी राज्यों में लोग कोशिश कर रहे हैं, गोवा भी गए, बाकी यूपी में चुनाव लड़ाया। तो हर पार्टी को अधिकार है अपने जाकर चुनाव लड़ें, लेकिन अल्टीमेट जो है जनता जनार्दन है, पब्लिक विल डिसाइड किस पार्टी को एक्सेप्ट करना है, किसको रिजेक्ट करना है। जहाँ तक पंजाब की बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वहाँ पर हमारा जो परफॉर्मेंस था, जितना हम सोचते थे उससे बहुत कम रहा। हमारी सरकार थी, आज हम सरकार में नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम लोगों ने मैदान छोड़ दिया। हम डटे हुए हैं, संगठन को दोबारा मजबूत करेंगे। चुनाव हर 5 साल में दोबारा आते हैं, हम फिर लड़ेंगे और फिर जीत के आएंगे। आखिर में आपसे जाते जाते पूछना जरूर मैं चाहता हूँ, ये बहुत सारे चुनाव छोड़ने देश की राजनीति को समझने वाले बड़े लोगों ने भी इस बात को कहा कि कांग्रेस पार्टी को किसी तरीके से अपने आप को री इन्वेंट करना पड़ेगा। अगर बीजेपी की इस इलेक्शन मशीन को हराना है, आप छोड़ दें बाकी उनकी विचारधारा को भी, कहते हैं उनकी इलेक्शन मशीनरी इतनी स्ट्रांग है, कांग्रेस पार्टी को कोई बहुत मजबूत विचारधारा का विकल्प देना पड़ेगा। वो है आपके पास? नहीं, विचारधारा हमारी बड़ी, अगर हम विचारधारा को हर 6 महीने बदलेंगे तो हम काहे की पार्टी रह जाएंगे। हमारी विचारधारा वो है और वो रहेगी। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि इलेक्शन स्ट्रैटेजी, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी और चुनाव लड़ने का जो तरीका है, वो हर पार्टी को लगातार समय के साथ बदलना चाहिए, और हम लोग भी बदल रहे हैं उसको। जो हमारा मशीनरी है, उसको हम दोबारा ट्रेन कर एक ऐसा फाइटिंग फिट चैलेंजिंग पार्टी बनाएं, ताकि हम चुनौती का सामना करके और चुनाव जीत सकें। अभी 2 साल के बाद लोकसभा के चुनाव होंगे। अभी से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, कैंडिडेट सिलेक्शन, इश्यूज़ क्या होंगे, कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स क्या हैं, क्योंकि ज़माना बदल रहा है बहुत जल्दी से। नौजवान लोग हैं आजकल, सोशल मीडिया, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। तो हम कैसे अपना जो हमारा इलेक्शन फाइटिंग, हमारा जो एक अपैरेटस है, उसको कैसे मजबूत करें, हम इस पर काम कर रहे हैं। और आप देखिए, अब खड़गे साहब की जो नई टीम बनेगी, नए समितियां बनेंगी, नए लोगों को मौका दिया जाएगा। और हमने उदयपुर में एक संकल्प लिया है कि 50% ऑफ ऑल पार्टी पोस्ट विल गो टू पीपल बिलो 50। 50 साल से कम उम्र के लोगों को 50% पद हम लोग देंगे। तो हमारा जो उदयपुर का संकल्प है, वो बड़ा सोच समझ के हम लोगों ने बनाया है। और उसमें आप देखिएगा, जो नवीनतम हम लोग सोच रख सकते हैं, लोगों को जोड़ सकते हैं, हर तबके को अपने से अट्रैक्ट कर सकते हैं, इलेक्शन मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, वो समय से पहले हम लोग तैयार कर उसको पब्लिक के सामने लेकर जाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम लोग और मजबूत होकर। उदयपुर चिंतन शिविर में जिस आप बात का जिक्र कर रहे हैं, 50 साल से कम उम्र के लोगों को उदय दिए जाएंगे, उसमें मुख्यमंत्री के पद भी शामिल है? पार्टी पद की बात की है, पार्टी पद की बात। चलें, ठीक है। मुझे लगता है आपने ना कुछ कहते हुए बहुत कुछ कह दिया। सचिन पायलट जी, बहुत शुभकामनाएं आपको, आपकी पार्टी को इन चुनावों के लिए। अभी वोट पड़ने में बस बहुत कम वक्त बाकी है। और जो आपने 2024 की बात की, उसके लिए शुभकामनाएं आपको। हिमाचल में परिपाटी बदलती है, राजस्थान में बदलती है, देखना होगा। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।